बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग किसी भी कंट्रोल सिस्टम का टाइम रिस्पांस किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम लोगों को सोल्यूशन किस तरीके से करना होगा। हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई होगी जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा एक कंट्रोल सिस्टम को, और हम लोगों को क्या निकालना होगा, टाइम रिस्पांस टाइम रिस्पांस या फिर कंप्लीट रिस्पांस। अब कंप्लीट रिस्पांस जो होता है किसी भी सिस्टम का, वो ये होता है कि आप उसका स्टेडी स्टेट रिस्पांस को प्लस करें ट्रांजिएंट रिस्पांस से। अब स्टेडी स्टेट रिस्पांस क्या होता है और ट्रांजिएंट रिस्पांस क्या होता है कि अब ये एक सिस्टम है। अब इसमें एक सिस्टम में ये इसका ग्राफ होता है, तो जब तक ये चेंजिंग पोजीशन में आ रहा है तो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं, ये जो रिस्पांस है इसका चेंजिंग रिस्पांस जो है उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस, टीआर। और जब ये एक स्टडी पोजीशन में आ जाता है, स्टडी रिस्पांस देने लगता है, तो उसको बोलते हैं स्टडी स्टेट रिस्पांस। तो हम लोगों को बस एक इक्वेशन दी हुई है कंट्रोल सिस्टम की जो ये है, और इस इक्वेशन को से हम लोगों को बोला हुआ है कि कंप्लीट रिस्पांस क्या होगा। अब कंप्लीट रिस्पांस क्या होगा, ट्रांजिएंट रिस्पांस प्लस स्टडी स्टेट रिस्पांस। बस, तो इक्वेशन हम लोगों ने लिख ली कि भाई कंप्लीट रिस्पांस क्या होता है, स्टडी स्टेट रिस्पांस और ट्रांजिएंट रिस्पांस। अब स्टेडी स्टेट रिस्पांस के लिए हम लोगों को एक इक्वेशन पहले सॉल्व करनी है, वो क्या है कि Q इज इक्वल्स टू K माइनस W। अब K क्या चीज़ होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ T इन इनपुट। अब यहाँ पर इनपुट कुछ भी नहीं है, बेसिकली एक इनपुट होता है जिसको U ऑफ T से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब U ऑफ T यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर U ऑफ T नहीं है, तो T की क्या पावर है, 0। इनपुट यहाँ पर क्या है, 0। अब K क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ T इन इनपुट। अगर इधर इनपुट होता तो इधर 9 के साथ राइट हैंड साइड पर ही होता है ज़्यादातर इनपुट, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो 9 के साथ क्या होता, अगर कुछ इनपुट होता तो ऐसे होता 9T ऑफ U ऑफ T, इस तरीके से होता। तो इधर जो T की पावर है क्या है, 1, तो K क्या हो जाता, 1। अब हो सकता है कि एक से ज़्यादा इनपुट हो, इधर एक और U ऑफ T होता, उधर T की पावर 3 होती, तो मैं क्या लिखता, K की जगह 3। लेकिन यहाँ पर U ऑफ T है ही नहीं, तो T की पावर 0। और W जो है लोएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन और लोएस्ट पावर ऑफ T इन आउटपुट। अब इधर आउटपुट तो नहीं है लेकिन डिफरेंशियल है, तो इधर लोएस्ट डिफरेंशिएशन क्या है। अब ये मत समझिएगा कि लोएस्ट डिफरेंशिएशन इधर 1 है, नहीं, ये वाला भी है, इधर 0 है, तो 0 हमारे पास डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर W जो है 0 आएगा। अब फर्ज कर लें ये टर्म इधर नहीं होती 3x, तो लोएस्ट टर्म डिफरेंशिएशन क्या होती, 1, तो तब हम लोग W की जगह क्या लिखते हैं, 1। अभी लोएस्ट टर्म 0 है तो 0 लिखेंगे। और Q जो है हाईएस्ट पावर ऑफ T इन आउटपुट। आउटपुट का हमारे पास आउटपुट जो भी होगा उसमें जितनी भी सबसे बड़ी पावर T की होगी वो हो गया Q। तो Q की जगह में क्या, K की जगह में क्या लिखूंगा, अब K मेरे पास आ गया 0 और W भी मेरे पास आ गया 0, तो K मैंने लिख दिया 0 और W आ गया 0। तो Q की वैल्यू क्या आई, 0। Q क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ T इन आउटपुट। मैंने यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है समझाने के लिए। तो अब चलते हैं आगे। तो अब स्टेडी स्टेट इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है ये B0 प्लस B1T प्लस B2T स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। और ये कहाँ तक चलता जाता है, जहाँ तक Q आए। अब Q हमारे पास क्या आया है, 0, तो मैं क्या कर दूंगा, ये भी Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, ये Q कहाँ तक जाएगा, 0 तक। तो Q कहाँ पर 0 है, यहाँ पर तो Q है ही नहीं, तो क्या मतलब 0 है यहाँ पर Q, यहाँ पर Q क्या है, 0 है। तो स्टेडी स्टेट की इक्वेशन में सिर्फ B0 तक ही वैल्यूज आएंगी, तो मैंने x ऑफ t स्टेडी स्टेट में क्या लिख दिया, सिर्फ B0 तक ही लिख दिया। अब बिकॉज Q हमारे पास 0 है, सो वी हैव टू पुट d स्क्वायर x एंड dx इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक ही हमारे पास वैल्यूज हैं, डी सिंगल डेरिवेटिव, फिर डी स्क्वायर एक्स, फिर D3, फिर D4, D5, इसीलिए हमने क्या करा कि डी स्क्वायर एक्स और dx जो है हमने क्या पुट करा, 0। अब जो हमारे पास इक्वेशन थी इसमें हम लोग डी स्क्वायर एक्स 0 और dx हमारे पास 0 पुट करेंगे।
0 पुट कर दिया। और अब ये बी नॉट कैसे आया, बी नॉट हमारे पास इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव क्या है, 0 है। यहाँ पर डेरिवेटिव की पावर क्या है, 0, और इधर डेरिवेटिव की पावर 0 होती है। तो यहाँ पर x की जगह क्या आएगा, बी नॉट। तो मैंने लिख दिया 3 बी नॉट, और जो इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर था तो वो एज इट इज। तो 3 बी नॉट इज इक्वल टू 9। यहाँ से बी नॉट की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स हमारे पास क्या बन गया, 3। अब हम लोग चलेंगे ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स पर। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हमारे पास आसान होता है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस। अब इसकी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी होती है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनती है वो आपको अलग से देखनी पड़ेगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनती है। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ डी होता है वहाँ m लगा देते हैं और इज इक्वल टू के इस तरफ 0। ये होमोजीनियस इक्वेशन का इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर 0 लगा दिया, m आ गया। अब m यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया, m+3+1 इधर से कॉमन आ गया। अब m+3 m+3 यहाँ से कॉमन आ गया, m+1 ये बन गया। तो यहाँ पर m की क्या पावर आई, -1 -3। ये बेसिकली रूट्स हैं, रूट्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो रूट्स क्या आ रही हैं, रूट्स आ रही हैं रियल, नेगेटिव और डिस्टिंक्ट। अब ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की, वो होती है TRA1 e की पावर, यहाँ पर रूट आता है जो आया है हमारे पास -1 और -3। तो -1 इधर और t, फिर प्लस A2, दूसरी रूट क्या है -3t। अब फर्ज कर लें तीसरी इक्वेशन होती तो तीसरा रूट होता तो मैं यहाँ पर A3 करके लिखता और यहाँ पर उसकी रूट आ जाता। अब यहाँ पर आ गया ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। अब कंप्लीट रिस्पॉन्स क्या होता है, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स प्लस ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। तो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स भी आ गया और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स भी आ गया। तो कंप्लीट रिस्पॉन्स तो हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, A1 और A2 की वैल्यू फाइंड करनी है, जिस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग कांस्टेंट फाइंड करते थे। अब हम लोग क्या करेंगे कि A1 और A2 फाइंड करने के लिए हम लोग इनिशियल कंडीशन में जाएंगे, जब टाइम हमारे पास 0 था और इनपुट भी हमारे पास क्या है 0। तो मैं क्या करूंगा, t हमारे पास 0 पुट करूंगा और x ऑफ t भी मेरे पास 0 पुट करूंगा। कहां पर, कंप्लीट रिस्पॉन्स की इक्वेशन में x ऑफ t पर 0 और जहां जहां t है वहां वहां 0। तो t e की पावर t क्या होता है 1, e की पावर 0 क्या होता है 1। तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, A1 A2 और ये 3। तो A1 प्लस A2 किसके बराबर हो जाएगा, -3। ये आ गई इक्वेशन बी। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और उसमें इनिशियल कंडीशन को पुट कर देंगे। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, मैं क्या लिख दूंगा, डेरिवेटिव ऑफ xt, फिर 3 का डेरिवेटिव 0, इसीलिए 3 मैंने लिखा ही नहीं। फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, A1 तो कांस्टेंट है तो A1 एज इट इज मैंने लिख दिया, लेकिन e की पावर -1t लिखा हुआ है तो इधर t के साथ जो भी होगा वो बाहर आ जाएगा, -1 मैंने इधर बाहर लिख दिया। और e की पावर जो भी है एज इट इज e एज इट इज आएगा, सेम इधर भी। तो ये आ गए डिफरेंशियल इक्वेशन 2। अब इस पर इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे। इनिशियल कंडीशन मतलब t0 और x ऑफ t भी हमारे पास 0। तो मैंने d x ऑफ t 0 और यहाँ पर भी t 0 0 पुट कर दिया। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, -A1 -3A2। तो यहाँ पर A1 मैं उस तरफ ले गया, A1 क्या किसके बराबर हो गया, -3A2। और इक्वेशन B में मैंने A1 पुट कर दिया। इक्वेशन B मेरी कौन सी, ये वाली जो हमारे पास ये इक्वेशन बनी। अब मैंने A2 यहाँ से -3A2 प्लस A2 इज इक्वल टू -3। ये कैसे आया, -3A2 किसके बराबर है, A1। तो इस इक्वेशन में A1 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, -3A2 और प्लस A2 इज इक्वल टू -3। अब यहाँ से A2 की क्या वैल्यू आ रही है, 3/2। इसी तरीके से A2 को अब मैं चाहे तो इसमें पुट कर दें, चाहे तो इसमें पुट कर दें और A1 निकाल लें। तो मैंने क्या करा, इक्वेशन बी में A2 की वैल्यू पुट करी, A1 की इक्वेशन मेरे पास क्या आई, -9/2। अब A1 A2 जो है हमारे पास कंप्लीट रिस्पॉन्स की इक्वेशन में आप डाल सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास कंप्लीट रिस्पॉन्स आ गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।